मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और जिसमें हमने पढ़ा था कविता, और कविता का नाम था आत्म अभिमान। तो आत्म अभिमान प्रस्तुत कविता आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज हम आगे सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे और सेकेंड चैप्टर में चैप्टर का नाम है पक्षियों का उद्विकास। तो आज हम पक्षियों का उद्विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में पढ़कर जानेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जो पक्षी है उनका विकास किस प्रकार से हुआ। पक्षियों का उद्विकास। उद्विकास का अर्थ है उन्नति करना या विकास होना, यानी कि उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। उद्विकास मतलब निर्माण किस प्रकार से हुआ, पक्षियों का निर्माण। प्राचीन जीवों के विषय में जानकारी उनके अवशेषों से प्राप्त की जाती है। प्राचीन जीवों के विषय में जानकारी उनके अवशेषों से प्राप्त की जाती है। तो अवशेष, अवशेष का अर्थ क्या हो गया? अस्थियां। अवशेष का अर्थ क्या है? अस्थियां। अस्थियां क्या है? हड्डियां। तो प्राचीन जीव जो बहुत पहले, प्राचीन काल में बहुत पहले जो जीव थे उनका खोजबीन किस प्रकार से हुआ, उनके अवशेष, उनके जो हड्डी है उनके द्वारा ही पता चला, जो कालांतर में बहुत पहले जो दब गए थे और सड़ गल गए हैं, तो बस उनके हड्डी ही हैं। जब खोद के निकाला गया तो देखा कि उसकी हड्डियां हैं, तो उन्हीं हड्डियों के द्वारा ही पता चला। तो इन अवशेषों का परीक्षण, इन अवशेष जो हड्डी मिला, जो पक्षी, जो जीव है, प्राचीन काल का जीव, उनका जो हड्डी मिला, अस्थि मिला, उन्हीं से ही परीक्षण किया गया। और वो परीक्षण यानी कि परीक्षा जो लिया गया वो नियमबद्ध विधियों से किया गया। तो कुछ भी परीक्षा किसी का लिया जाता है तो नियमबद्ध ही लिया जाता है। तो उन अवशेषों में प्राप्त दांतों से प्राचीन जीवों के भोजन के विषय में पता चलता है। तो जो जीव मिला, जो पक्षी का जो अस्थि मिला, उनमें उसका दांत मिला, तो उनके अवशेष से प्राप्त दांतों से प्राचीन जीव, जो प्राचीन युग का जो जीव था, जो पक्षी था, उनके भोजन के विषय में पता चला कि उनका कौन सा आहार था, कौन सा भोजन वो ग्रहण करता था, कौन सा जीव का वो भक्षण करता था, उनके विषय में पता चला। तो अस्थि पंजर से उनके आकारों का ज्ञान होता है। अस्थि पंजर, जो हड्डियां हैं, जो हड्डियों के अवशेष हैं, उनके आकार किस साइज के थे, उनके द्वारा ही खोजबीन करके उनके साइज, जो उनके हड्डी है, उनके साइज के द्वारा ही यह पता चलता है कि उनका आकार किस प्रकार से था, वो जो पक्षी था उनका आकार किस प्रकार से था। पंजर की आकृति से पता चलता है कि कोई जीव स्थलचर है अथवा जलचर, और उन जीव के हड्डी के द्वारा ही यही पता चलता है कि वह जीव स्थलचर है या जलचर। यानी कि स्थलचर मतलब स्थल में रहने, मतलब जमीन में रहने वाला है, या जलचर यानी कि जल में रहने वाला था। तो उनके अवशेष के द्वारा ही यह पता चलता है। पंजर की आकृति से पता चल जाता है कि कोई जीव स्थलचर है अथवा जलचर। यह भी ज्ञात हो जाता है कि जीव तीव्र गति से भाग सकता है अथवा धीरे धीरे चल सकता है। उनके जो अस्थि है उनके द्वारा परीक्षण करने के बाद ही उनके दांतों से, उनके हड्डियों के आकारों से ये पता लगाया जाता है कि आकारों से उन जीवों के आकार, जो हड्डियों के आकार है, उनसे पता लगाया जाता है कि वो किस प्रकार का, कौन सा पक्षी है। उन पक्षी का नाम पता लगाया जा सकता है। और दांतों के जरिए पता लगाया जाता है कि वे कौन सा जीव के भोजन करते थे, कौन सा जीव उनके लिए आहार था, तथा उनके
किस कहाँ रहने, उसके आकृति के द्वारा भी यह पता लगाया जाता है कि वो स्थलचर या जलचर, यानी कि जमीन में रहने वाला या जल में रहने वाले हैं। यह भी ज्ञात हो जाता है कि जीव तीव्र यानी कि तेज गति से भाग सकता है अथवा धीरे धीरे चलता है। उनके गति के बारे में भी पता लगाया जाता है कि जो जीव है वो जीव तेज गति से भागने वाला था या धीरे धीरे चलने वाला था। यही नहीं, जीवों के निवास स्थान के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। उनके बचे अवशेषों के द्वारा जो प्राचीन काल के, जो बहुत पहले को जो जीव है जो दब गए हैं जमीन के अंदर, उनके हड्डियों के परीक्षण के द्वारा ही सब कुछ का पता लगाया जाता है। पक्षियों के नाम या वो कौन सा जीव थे, वो क्या खाते थे, तथा वे तीव्र गति से भाग पाते थे या नहीं, धीरे धीरे चलते थे, या जमीन में रहने वाले थे या जल में रहने वाले, इन सभी का पता उन परीक्षण के द्वारा, जीव के अस्थि के परीक्षण के द्वारा ही हमें पता चलता है। जो जिसका परीक्षण यानी कि परीक्षा नियमबद्ध ही की जाती है। तथा जीव के रंग क्या है, इतना भी पक्षी के जो जीव थे वो जीव का रंग क्या है, और यह कि उनकी त्वचा पर धारियां अथवा धब्बे हैं या नहीं, इतना भी पता लगाया जाता है कि किस रंग के थे। उन हड्डियों के जरिए ही यह पता लगाया जाता है ये किस रंग के थे, तथा उनके त्वचा पर, जो उसके त्वचा थे उन पर धारियां थी, धब्बे के निशान थे या नहीं, इन सभी की जानकारी उन परीक्षणों के द्वारा, उन अस्थि के परीक्षण के द्वारा ही पता लगाया जाता है। तथा क्या वर्तमान में पक्षियों से पूर्व कोई ऐसे जीव थे जो कि वायु में उड़ सकते थे? क्या अभी जो पक्षी है उससे पहले भी, जो अभी के जो पक्षी हैं उससे पहले भी ऐसे कोई जीव थे जो कि वायु में उड़ सकते थे? समय समय पर हुई खोजों तथा परीक्षणों से नए नए तथ्य सामने आते रहे। इनके बारे में भी खोजबीन किया गया, परीक्षण किया गया कि अभी जो जिस तरह की पक्षियां हैं उस तरह की पक्षियां क्या पहले थे, या जिस तरह के अभी जो पक्षियां हैं वे तीव्र गति से उड़ सकते हैं, ऊंचाइयों तक उड़ सकते हैं, उस प्रकार के पक्षियां पहले थे या नहीं, इसके बारे में भी परीक्षण किया गया, इसके बारे में भी खोजबीन किया गया। समय समय पर हुई खोज तथा परीक्षणों से नए नए तथ्य, नए नए हमें जानकारियां पक्षियों के बारे में मिली। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यह माना जाता है, अभी तक जो खोजबीन करके जीव जंतु पक्षियों के बारे में जो पता चला है, उनके अनुसार यह माना गया है कि उड़ने की क्षमता, जो पक्षियों की तेज रफ्तार है, उड़ने की जो क्षमता है, उससे सर्वप्रथम जीव थे कीट पतंगे। तो उससे पता चला कि सबसे पहले तेज गति से उड़ने वाले जो जीव थे उनमें थे कीट पतंगे। तत्पश्चात यह तथ्य सामने आया, उसके बाद यह पता चला और हमारे सामने यह पता चल के आया कि लगभग 10 से 12 करोड़ वर्ष पूर्व, 10 से 12 करोड़ वर्ष पूर्व रेंगने वाले कुछ ऐसे जीव वर्तमान थे जो कि वायु में ऊंचा उछलकर तेजी से गति कर लेते थे, यद्यपि यह गति बहुत छोटी दूरी तक ही होती थी। तो लगभग 10 से 12 करोड़ वर्ष पूर्व, इतने पुराने प्राचीन काल के बहुत पुराने खोजबीन के जरिए पता चला कि आज से लगभग 10 से 12 करोड़ वर्ष पूर्व रेंगने वाले कुछ ऐसे जीव जो वर्तमान में थे, जो अभी भी थे, जो कि वायु में ऊंचा उछलकर, हवा में ऊंचा उछलकर तेजी गति से छलांग लगाते थे, यद्यपि यह गति बहुत छोटी दूरी तक ही जाती थी। और ऐसे जीव को टेरोसर का नाम दिया गया है, ऐसे जीव का नाम टेरोसर रखा गया।
आजकल ऐसा कोई भी रेंगने वाला जीव वर्तमान में नहीं है, पर ऐसे रेंगने वाला जीव आजकल नहीं मिला है। ये बहुत पहले पुराना था, जो 10-12 करोड़ वर्ष पूर्व ही ऐसे जीव के बारे में पता चला है, जो खोजबीन के जरिए पता लगा है कि ऐसे जीव जो थे जो हवा में छलांग लगाते थे, और वह छलांग बस एक बार ही लगाया जाता था। लेकिन खोजबीन के जरिए आज तक ऐसे कोई जीव दोबारा नहीं मिला है, और इस जीव का नाम दिया गया था टेरोसर। आजकल ऐसा कोई भी रेंगने वाला जीव वर्तमान में नहीं है। यद्यपि कुछ सर्प यानी कुछ सांप, छिपकलियां कूदकर वायु में कुछ दूरी तक गति कर सकते हैं, पर जो कुछ सांप हैं और छिपकलियां हैं जो छलांग लगाकर कुछ दूरी तक ही गति कर सकते हैं। टेरोसर कैसे उड़ने लगे? अब हम जानेंगे टेरोसर कैसे उड़ने लगे। इसके बारे में हमें ये पता चल गया कि पक्षियों का उद विकास कैसे हुआ था। तो उद विकास, पक्षियों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, वे क्या खाते थे, पहले किस प्रकार की पक्षियाँ थी, उनके हड्डियों के जरिए ही हमें पता चल सका है। उनके परीक्षण के द्वारा, उनकी जो खोजबीन किया गया, उससे ही हमें सब कुछ पता चला। तो अब हम आगे जानेंगे टेरोसर कैसे उड़ने लगे उसके बारे में। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है का मतलब क्या है कि जब हमें आवश्यकता होती है तभी हम किसी चीज़ का खोज करते हैं। आवश्यकता होती है तो ही हम खोज करते हैं, इसीलिए आवश्यकता आविष्कार की जननी कहा गया है। हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि सर्वप्रथम उड़ने वाले जीव कीट थे। तो खोजबीन के जरिए ही पता चला, परीक्षण के द्वारा ही पता चला कि सबसे पहले उड़ने वाले जीव कीट पतंग ही थे। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कीट पक्षी ही थे। कालांतर में उनकी संख्या अत्यंत बढ़ गई। हल्के शरीर वाले डायनासोर उछल कर उड़ते हुए कीट पतंगों को अपने आहार बनाने लगे। इसी प्रयत्न में उनके शरीर का विकास उनकी आवश्यकता के अनुसार होने लगा। यह बात ठीक उसी प्रकार घटी जैसे चौपाया आदि मानव खड़े होने का प्रयत्न करते करते दो पाया बनकर सीधा खड़े होने लगे। तो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कहने का अब जब हमें कुछ चीज़ की जानकारी लेनी होती है, हमें आवश्यकता होती है, तभी हम किसी चीज़ का आविष्कार यानी कि खोज करते हैं। तो किस प्रकार जो पहले की पक्षियाँ थी उसके बारे में हमें जानकारी लेना था, तो ही हम खोजबीन किए, परीक्षण किए, तो ही हमें पता चला कि पहले कौन कौन से पक्षियाँ थे और पक्षियों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, और उस समय की पक्षियाँ क्या क्या खाती थी, इसके बारे में हमें परीक्षण के द्वारा, उनकी अस्थियों के द्वारा, उनके दांतों के द्वारा ही और उनके अस्थि की आकृति बनावट के अनुसार ही हमें पता चला कि पक्षियों का उद विकास निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़कर समझते हैं। तो आप भी अपना पाठ इतना पढ़कर दोहरावा करके समझ लीजिए। दूसरे दिन हम आगे एक चैप्टर पूरा पढ़कर समझेंगे।